पहला प्रश्न है पृथ्वी का वह ऊपरी हिस्सा जिस पर फसल उगाया जाता है क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, ये भूमि कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहता है भूमि का उपयोग आपको बताना है। तो भूमि का निम्नलिखित उपयोग है। पहला में है सड़क रेल मार्ग बनाने में, दूसरा है पेड़ पौधा लगाने में, तीसरा है कृषि कार्य करने में, चौथा है मकान बनाने में, पांचवा है गांव एवं शहर बसाने में, उसके बाद है तालाब नहर कुआं बनाने में, बंदरगाह बनाने में, हवाई अड्डा बनाने में और कारखाना स्थापित करने में। तो ये भूमि का उपयोग है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। 3 में कहता है भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों को बताएं। इसको प्रभावित करने वाले मुख्यतः दो कारक है, जिसमें प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि भूमि के स्वाभाविक गुणों में कमी आना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, भूमि का निम्नीकरण कहलाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि मृदा संसाधन किसे कहा जाता है? आंसर है भूमि को ही मृदा संसाधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहता है ह्यूमस क्या है? मृदा में पेड़ पौधे जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में है जैविक एवं रासायनिक ऋतु क्षरण क्या है? पेड़ पौधे जीव जंतुओं मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टानों का टूटना एवं गलना रासायनिक ऋतु क्षरण कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि भौतिक ऋतु क्षरण क्या है? तापमान में उतार चढ़ाव, तुषार क्रिया तथा चट्टानी परतों के फैलने सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना भौतिक ऋतु क्षरण कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में है उर्वरता के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? उर्वरता के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा गया है, उर्वर और बंजर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में है कि मृदा को कितने भागों में बांटा गया? मृदा को 3 भागों में बांटा गया। पहला उर्वरता के आधार पर, दूसरा गठन या संरचना के आधार पर, तीसरा रंग के आधार पर इसको बांटा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में है, उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि गठन या संरचना के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो गठन या संरचना के आधार पर मृदा को 3 भागों में बांटा गया। इसमें पहला है बलुई, दूसरा चिकनी और तीसरा है दोमट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि रंग के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो रंग के आधार पर मृदा को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है लाल, काली, भूरी और बादामी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में है कि नदी घाटियों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में है उत्तर भारत का विशाल मैदान किस मृदा से निर्मित हुआ है? इसका आंसर है जलोढ़ मृदा से निर्मित हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसे खादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसको बांगर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि नवीन जलोढ़ मृदा रहेगा तो खादर कहलाएगा, पुराना वाला रहेगा तो बांगर कहलाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में है प्रश्न संख्या 17 का चावल गेहूं मक्का गन्ना एवं दलहन के फसलों के लिए किस मृदा को उपयुक्त माना गया है? तो जलोढ़ मृदा को इसके लिए उपयुक्त माना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि किस कारण से मृदा काली होती है? आंसर होगा एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण मृदा क्या होती है? काली होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि कपास की खेती के लिए किस मृदा को उपयुक्त माना गया है? तो इसके लिए काली मृदा को उपयुक्त माना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है काली मृदा भारत के किस राज्यों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है महाराष्ट्र में, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कहता है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्सों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसमें लाल और पीली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कहता है किस कारण से मृदा का रंग लाल होता है? तो ध्यान रखिएगा लोहे के कारण मृदा का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में है ज्वार बाजरा मक्का मूंगफली तंबाकू और फलों के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मृदा को उपयुक्त माना गया है? तो पीली मृदा को उपयुक्त माना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में है लाल मृदा जल में मिलने के बाद किस रंग की हो जाती है? तो ध्यान रखिएगा ये पीली रंग की हो जाती है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में है पीली मृदा भारत के किस राज्यों में पाया जाता है? तो ये उड़ीसा, झारखंड और मेघालय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है लेटेराइट मृदा का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो ध्यान रखिएगा इसका निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में है लेटेराइट मृदा भारत के किस राज्यों में पाया जाता है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे लेटेराइट मृदा पाया जाता है जिसका निर्माण निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसमें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में है मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? मरुस्थल में जो मृदा पाया जाता है उसका रंग कैसा होता है? तो हल्के भूरे रंग का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में है भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो ये पाया जाता है राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब के क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है तेज पवन या पानी के बहाव से मैदानी या चौरस क्षेत्रों में किस प्रकार का अपर्दन होता है? तो ध्यान रखिएगा उसमें सतही अपर्दन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में है उबड़ खाबड़ क्षेत्र में किस प्रकार का अपर्दन होता है? तो ध्यान रखिएगा उसमें अवनालिका अपर्दन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। 32 में कहता है कि मृदा अपरदन को रोकने के उपाय को बताएं। मृदा अपरदन को निम्नलिखित तरीकों से रोका जा सकता है, जिसमें पहला है पर्वतीय क्षेत्रों में समुच्च रेखी खेती करना, दूसरा है पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना, तीसरा बंजर भूमि पर घास लगाना, चौथा फसल चक्र तकनीकी को अपनाना, खेती के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना और जैविक खाद का प्रयोग करना। इन सभी चीजों का अगर प्रयोग किया जाता है तो मृदा अपरदन को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में है विभिन्न महासागरों में जल की प्रतिशत का मात्रा। अब देखना है सबसे ज्यादा किसमें? तो प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा 49.9%, अटलांटिक महासागर में 25.7% और हिंद महासागर में है 20.5%, आर्कटिक महासागर में 3.9% है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में पृथ्वी पर जल का वितरण। इसमें है सबसे ज्यादा महासागर बर्फीला क्षेत्र में है जिसमें 97.3% है, उसके बाद भूमिगत क्षेत्र में है 2.0%, उसके बाद अलवनीय झील में है 0.68%, उसके बाद है स्थलीय समुद्र एवं झील जिसमें है 0.009%, उसके बाद है वायुमंडल में 0.0019% और सबसे कम है नदियां में जिसमें है 0.0001%। ये पृथ्वी पर जल का वितरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। इसमें है विश्व के कुल स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत जल भारत में उपलब्ध है? तो केवल 4% जल भारत में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में है जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थ का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है क्या कहलाता है? तो ये जल प्रदूषण कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में है जल के प्रदूषण के कारणों को बताएं। तो जल के निम्नलिखित प्रदूषण के निम्नलिखित कारण, पहला घरेलू कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, नगरीय क्षेत्र का प्रदूषित जल, परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थल है? तो ध्यान रखिए केवल 29% पर भूभाग है और 71% पर जल है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि चैप्टर का आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, जिसमें है रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजक है? तो ध्यान रखिएगा ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संयोजक है। अब समझिए कि जल का सूत्र होता है H2O, जिसमें 2 अणु हाइड्रोजन का होता है, 1 अणु ऑक्सीजन का होता है। ये जब दोनों मिलता है तो एक जल का निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।